तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मोस्ट VVI 40 MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2022 में जो आपका आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ था, ये उसका क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए, जैक बोर्ड में आपका अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, जो आपका साइंस और कॉमर्स वालों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग आपका 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ जो आपका हिस्ट्री का एग्जाम हुआ, उसमें भी आपका अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। इस वजह से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को करवा रहा हूं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र का जनक कौन थे। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ ने। ये दो में से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में, पहला ही क्वेश्चन रहेगा कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? तो एडम स्मिथ ने ही कहा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो मार्शल के अनुसार, किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, तो ये किसके अनुसार है? ये परिभाषा किसने दिया है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? तो याद रखिएगा रॉबिन्सन ने। किसने? रॉबिन्सन ने कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। इसे भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो मुद्रा आपका उत्पत्ति का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका साइंस और कॉमर्स वालों में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या आपका साधनों का आवंटन, साधनों को कुशलतम उपयोग और आर्थिक विकास, ये तीनों है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो जो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो इस वक्र को क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 40 जो क्वेश्चन है आपका ना, 40 में से 10 क्वेश्चन लगभग आपका साइंस और कॉमर्स वालों में पूछा जा चुका है। देखिए इसलिए बोलते बार बार कुछ पढ़ो या ना पढ़ो भैया, प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ना। हर मर्ज की दवा क्या है? प्रीवियस ईयर। कोई भी बीमारी हो गया प्रीवियस ईयर उठाओ, सब ठीक हो जाएगा। समझ रहे मेरे बात को? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है। तो देखिए गॉसेन का प्रथम नियम है आपका सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। गॉसेन का आपका 2 नियम है। पहला नियम है आपका सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम और दूसरा नियम है आपका सम सीमांत उपयोगिता का नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है आपका सम सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसे आपका प्रतिस्थापन का नियम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? गॉसेन का 2 नियम, पहला नियम आपका सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, दूसरा नियम आपका सम सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसे प्रतिस्थापन के नियम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा था पहला नियम, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा है। ये साइंस और कॉमर्स वालों में भी पूछा था कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, तो क्या होता है? शून्य होता है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। तो कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है? तो देखिए बजट रेखा आपका इस प्रकार से होता है ना, नेगेटिव स्लोप होता है। तो पहली बात यहाँ पे कोई आपका जो समीकरण लिखा हुआ रहेगा उसमें आपका नेगेटिव लिखा हुआ होगा। तो देखिए इसमें नेगेटिव लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये नहीं होगा। इसमें नेगेटिव है क्या? नहीं, ये नहीं होगा। इसमें है और इसमें है। तब आपको आज रखना पड़ेगा क्या? पहले x को, ठीक है, -px/2
PY होगा बजट रेखा की ढाल, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए ये साइंस और कॉमर्स वालों में क्वेश्चन भी था कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपका हिग्स एवं एलन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और पूछे कि गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा गणनावाचक सिद्धांत आपका मार्शल ने दिया था। हो सकता है यहाँ पे अगर साइंस और कॉमर्स वालों में पूछा है क्रमवाचक सिद्धांत, आप लोगों में पूछ दे कि गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिएगा गणनावाचक सिद्धांत आपका मार्शल ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कि सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है। तो अभी मैंने बताया कि जो आपका गोसेन का पहला नियम है ये आपका सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहलाता है, ठीक है। तो यही कौन पालन करेगा, गोसेन ही भैया, पहला नियम उसका है तो यही करेगा ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा गोसेन। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगला क्वेश्चन आपका कि मांग वक्र की सामान्यतः ढाल होती है। तो मांग वक्र किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो ये हो गया आपका बायां, ये हो गया आपका दायां। तो बाएं से दाएं नीचे की ओर, कैसा, ये नीचे आ रहा है ना भैया, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर। तो किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपका नीचे की ओर आ रहा है, डाउन मार रहा है, स्लोप इसका क्या है, डाउन, नीचे की ओर है, डाउन में जा रहा है, यानी कि माइनस में जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा पूछेगा ऑप्शन में दे देगा धनात्मक, ऋणात्मक और स्थिर। तो याद रखिएगा जो मांग वक्र का ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है और ये आपका बाएं से दाएं नीचे की ओर आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मांग फलन को किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा मांग फलन को आपका dx बराबर फंक्शन ऑफ px के द्वारा ये व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछे कि पूर्ति फलन, क्या पूर्ति फलन को किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आपका डी लगा हुआ है ना, डी की जगह क्या कर देना, एस कर देना और वही हो जाएगा। dx बराबर फंक्शन ऑफ px, इसको क्या कहेंगे, पूर्ति फलन का समीकरण कहेंगे, ठीक है। और ये जो आपका दिया है ये आपका मांग फलन का। तो इस क्वेश्चन में मांग फलन पूछा था तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दो एगो, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कि मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग। तो मूल्य में वृद्धि होने से गिफिन वस्तुओं की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो गिफिन वस्तु होता है इसमें आपका मांग का नियम लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मांग का नियम क्या बताता है कि किसी भी वस्तु की अगर हम लोग दाम में यानी कि कीमत में वृद्धि करेंगे तो उस वस्तु की मांग जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इसी के विपरीत अगर कीमत में क्या करेंगे, कमी करेंगे तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन गिफिन वस्तु में ऐसा नहीं होता है। गिफिन वस्तु का दाम जितना बढ़ेगा तो उसका मांग भी उतना ही बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मांग में कमी का क्या कारण है। तो मांग में कमी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। उपभोक्ता की आय में कमी यानी कि पैसे भी नहीं कमाएगा तो मांग करेगा क्या, नहीं, एक कारण ये भी हो सकता है। अगला है कि जो वस्तु की मांग में कमी हो रहा है उसके जो क्रेता है, खरीदने वाले व्यक्ति की संख्या में कमी भी हो सकता है, एक कारण ये भी हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है आपका कि उपभोक्ता की रुचि में कमी, यानी कि जो भी वस्तु की मांग में कमी हो रही है तो उसमें जो उपभोक्ता की रुचि है इसमें कमी हो सकती है, एक कारण ये भी हो सकता है। तो ये तीनों कारण हो सकता है मांग में कमी का, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। देखिए आपका ये मत समझिएगा कि आज इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं है। देखिए साइंस और कॉमर्स वालों को जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करवाए थे वो आपके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का सिलेबस एक है, तीनों का एग्जाम पैटर्न एक है, सिर्फ एग्जाम अलग अलग दिन होता है, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि वे क्वेश्चन काम का नहीं है, उसी से आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए आपका 2009 से कितना, 2009 से लेकर के 2022 तक का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका एक वीडियो में करा चुका हूं, लगभग 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो आपका मॉडल पेपर कोडरमा के द्वारा 3 सेट जारी किया गया था उसका, साथ ही साथ प्लस में आपका एक सेट जैक के द्वारा जारी किया था उसका, और साथ ही साथ जो आपका 2021 में जो आपका एक सेट मॉडल पेपर जारी हुआ था उसका। तो टोटल मिलाकर के 5 सेट मॉडल पेपर का 200 क्वेश्चन एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इतना कर लीजिए ना भैया, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरा गारंटी लेते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसे अब आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं वैसा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मांग की लोच। तो मांग की लोच क्या होती है, ये आपका एक मात्रात्मक कथन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे, तो देखिए मांग की लोच हम लोग निकालते हैं ना भैया, और सब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन भी था कि मांग की लोच निकालें, तो वहां पे वैल्यू निकलता है ना, मात्रा में कुछ निकलता है ना, तो इस वजह से ये क्या है, एक मात्रात्मक है, ठीक है। अगर पूछे मांग का नियम, मांग का नियम आपका क्या है, ये आपका गुणात्मक है। मांग का नियम क्या है, गुणात्मक है, और मांग की लोच आपका मात्रात्मक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि विलासिता वस्तुओं की मांग होती है। तो विलासिता वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है ये आपका अत्यधिक लोचदार होता है।
ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे आवश्यक वस्तुओं की मांग होती है तो आवश्यक वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है ये आपका पूर्णतः बेलोचदार होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। पूर्णतः बेलोचदार का मतलब क्या हुआ, जो मांग की लोच हुई आपका जीरो होगा, यानी कि ईडी बराबर जीरो होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वही क्वेश्चन आपका, क्या आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, तो अभी बताएं आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच ईडी बराबर यानी कि जीरो होता है, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो उत्पादन फलन किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो क्यू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे एबीसीडी क्या है, तो एबीसीडी आपका यहाँ पे उत्पत्ति का साधन है, उत्पादन के साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है, तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम आपका अल्पकाल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि पैमाने का फल, क्या पैमाने का फल, यहाँ पे किस प्रकार से लिखता लिख लीजिएगा कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा पैमाने का प्रतिफल का संबंध आपका दीर्घकाल से है, और जो आपका परिवर्तनशील अनुपात का नियम का संबंध है ये आपका अल्पकाल से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि पैमाने का प्रतिफल किससे संबंधित है साइंस और कॉमर्स वालों में, तो दीर्घकाल से। हो सकता है आप लोगों में यही क्वेश्चन पूछ दे कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा अल्पकाल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर, तो उत्पादन में वृद्धि करने से कुल स्थिर लागत और कुल जो आपका लागत होता है इसका जो अंतर होता है आपका ये बढ़ता जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी के विपरीत अगर उत्पादन में क्या करेंगे, कमी करेंगे, तो कुल लागत और कुल स्थिर लागत के बीच का जो अंतर होगा वो कम होगा, यानी कि घटता जाएगा। ठीक है, ये बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सही है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, सो आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। एक्चुअल में इसका जो मेन फॉर्मूला होता है ये होता है आपका टीसी बराबर क्या होता है, टीएफसी प्लस क्या हो जाएगा आपका टीबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टीबीसी के फॉर्म में लाया है, तो टीबीसी के फॉर्म में किस प्रकार से लाया है, टीबीसी बराबर, देखिए यहाँ पे जो आपका टीएफसी जो प्लस में है ना, इसको तो इधर लाना पड़ेगा, तो इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो टीसी माइनस क्या हो जाएगा टीएफसी, इस फॉर्म में लाया। ठीक है, मेन फॉर्मूला आपका ये है टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका यही फॉर्मूला सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि औसत उत्पाद की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपया है, उत्पादन के 5 इकाइयों का औसत परिवर्ती लागत 40 रुपया है, तो 5 इकाइयों की औसत लागत कितनी होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, औसत स्थिर लागत, यानी कि ये एफसी बराबर आपका क्या दिया हुआ है, ये एफसी बराबर आपका 20 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 इकाइयों की औसत परिवर्ती लागत कितना दिया, औसत परिवर्ती लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये VC बराबर आपका क्या दिया हुआ है, एबीसी बराबर आपका 40 दिया हुआ है। यहाँ निकालने बोल रहा है आपका औसत लागत, तो औसत एसी बराबर क्या होता है, एसी बराबर होता है आपका ये एफसी प्लस ये VC, तो ये एफसी बराबर कितना है 20 दिया हुआ है, प्लस एबीसी बराबर कितना हुआ है 40 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो 60 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, तो फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 2 कंडीशन होता है कि एमआर बराबर एमसी होना चाहिए, साथ ही साथ एमसी की जो वक्र है वो एमआर के वक्र को नीचे से काटना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका साइंस और कॉमर्स वालों में इस बार के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखा जाए 2022 में जो आपका आर्ट्स वालों का एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग आपका 12 से 13, कितना पहले तो मुझे लगा था 10 ही क्वेश्चन, लेकिन अब देखने पर पता चल रहा है कि 12 से 13 क्वेश्चन हुबहू आपका इस बार के साइंस और कॉमर्स वालों के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस पर आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा कंडीशन को समझिए। जो आपका साइंस और कॉमर्स वालों को जो आपका 2022 में एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। उस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है, जब 150 एमसीक्यू क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का करवा रहे थे वहां पे आपका साइंस और कॉमर्स वालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें ऐड किया हुआ था। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जो आर्ट्स का 2022 का क्वेश्चन था वो इस बार के साइंस और कॉमर्स वालों में पूछा गया, तो हो सकता है कि 2022 का जो साइंस और कॉमर्स वालों का क्वेश्चन था वही क्वेश्चन इस बार आर्ट्स वालों में पूछ दे। ठीक है, इसलिए आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, AR बराबर MR होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और एकाधिकार बाजार में क्या होता है, तो एकाधिकार बाजार में आपका होता है AR ग्रेटर देन होता है MR से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये होता है एकाधिकार बाजार में, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपका AR बराबर MR होता है। अगला क्वेश्चन देखिए
कि किस बाजार में ए आर वक्र एच एस के समांतर होता है। तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका ए आर का वक्र है और ए आर बराबर क्या होता है, एम आर होता है, इसलिए ये भी आपका एम आर का ही वक्र हुआ और यही आपका प्राइस का भी वक्र है, ठीक है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपका ए आर बराबर एम आर बराबर प्राइस होता है, इसलिए यही आपका ए आर का वक्र है, एम आर का वक्र है और ये आपका प्राइस का वक्र है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन आपका कि फर्म की अंतिम संतुलन की दशा में, तो अंतिम संतुलन की क्या दशा है, तो अभी कुछ देर पहले बताया कि जो एमसी के वक्र है एम आर के वक्र को नीचे से काटना चाहिए, किधर से, नीचे से काटना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आपका साइंस और कॉमर्स वालों में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि वस्तु की पूर्ति की निर्धारित घटक कौन से हैं। तो ये आपका ये वस्तु की कीमत भी है, संबंधित वस्तु की कीमत भी है और उत्पादन के साधनों की कीमत भी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह कथन किसका है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका जेवीसी का है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2022 का जो आपका क्वेश्चन है साइंस और कॉमर्स वालों का, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि उल्टा इस बार कर देगा, ठीक है। आर्ट्स वाला का आपका साइंस और कॉमर्स वाले में पूछ दिया तो हो सकता है साइंस और कॉमर्स वाले का क्वेश्चन आपका आर्ट्स में पूछ दे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि ये ई एस बराबर का अर्थ हो, ई एस बराबर 0 का अर्थ पूर्ति की लोच है। तो अभी बताएं जब 0 आ जाए, ई एस बराबर है तो ई डी बराबर आपका 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः बेरोजगार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूर्ति लोच की माप किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो पूर्ति की लोच की फॉर्मूला क्या है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है आपका डेल्टा क्यू एस बटा क्यू भागा डेल्टा पी बाय पी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि बाजार की क्या विशेषता है। तो बाजार की क्या विशेषता है, बाजार में क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, क्रेताओं विक्रेताओं की उपस्थिति होता है, साथ ही साथ वस्तु का मूल्य होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। तो अभी बताएं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, ए आर बराबर एम आर होता है और ए आर बराबर एम आर होता है और यही आपका प्राइस होता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपका ए आर और एम आर का वक्र जाता था इस प्रकार से जब जाए कुछ सीधे जाए मतलब कि स्थिर है। अगर ये स्थिर नहीं रहता तो ऊपर नीचे जाता, ठीक है। तो ये आपका दोनों स्थिर रहता है, ए आर भी स्थिर रहता है और एम आर भी स्थिर रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। तो विज्ञापन एवं विक्रय लागत आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने पर यह 10 है, तो सीमांत उत्पादन होगा। तो देखिए पहले हम लोग कितना लगा रहे थे, 1 इकाई का लगा रहे थे तो कितना का उत्पादन होता था, तो 10 का। 2 लगाए तो कितना होने लगा, तो ये आपका 22 होने लगा। तो देखिए एक अतिरिक्त के यूज करने से, एक अतिरिक्त के प्रयोग करने से कितना उत्पादन में बढ़ रहा है, तो बोलिएगा सर 12 बढ़ रहा है, तो यह आपका सीमांत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप लोग जानते नहीं कि एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से जो उत्पादन में वृद्धि होती है उसी को क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं, ठीक है। जहां अतिरिक्त दिख जाए वही सीमांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि एक वित्त मंत्री वैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की लोच होता है, तो जिसकी मांग की लोच 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है। तो देखिए मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई आपका मुद्रा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए उपयोगिता की माप की इकाई क्या होता है, यूटिल्स होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है मार्शल के अनुसार, तो मार्शल के अनुसार मुद्रा होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसका क्या होता है, यूटिल्स होता है। यूटिल्स में मुद्रा उपयोगिता को मापा जा सकता है, लेकिन मार्शल के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में भी मापा जा सकता है। चलिए यहाँ पे स्पेसिफिक नाम लगा दिया है, स्पेसिफिक की मार्शल के अनुसार, इसलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ति का नियम क्या बताता है कि किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु की क्या होती है, पूर्ति में वृद्धि होता है, यानी कि यहाँ पे प्रत्यक्ष संबंध पाया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि किस वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, तो उसे क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका साइंस और कॉमर्स वालों में आया हुआ था। क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, देख लीजिए एक बार, अंदाजा होगा, आपको अच्छा लगेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो हो सकता है इस बार आपको साइंस और कॉमर्स वालों का क्वेश्चन आपको दे दे, उल्टा कर दे, ठीक है। तो इस बार आप लोग क्या कीजिए, आराम से जाइए, वो क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं उसको देखिए, और मॉडल पेपर को रिवीजन करवाते हुए 200 क्वेश्चन करवाए उसको देखिए, और प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है उसे आप लोग देख लीजिए, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।